हमारे इस आयोजन में उपस्थित विशेषज्ञ श्री प्रमोद जोशी जी, संजय विज्ञान जी, संजय देव जी, हमारे परिसरों के एकेडमिक मेंटर डॉक्टर मणि कंठन नायर जी, हमारे परिसरों के निदेशक प्रभारी मीता उज्जैन जी, संदीप भट्ट जी, बाघेल जी, जैन शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल के, रीवा के, खंडवा के और नोएडा परिसर के हमारे प्रिय छात्र, आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपको पहले ही सूचित करना चाहता हूं कि इस वक्त ये कार्यक्रम फेसबुक में लाइव हो रहा है और आप सब वॉच पार्टी के जरिए आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने अपने सोशल मीडिया में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा हैशटैग है MCU हेल्थ टॉक, MCU कैपिटल, हेल्थ में H कैपिटल और टॉक में T कैपिटल, MCU हेल्थ टैग। प्रयास करें कि आप सबके प्रयास से आज शाम तक ये ट्रेंडिंग में दिखाई दे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग इसलिए आवश्यक नहीं है कि हमको इस प्रोग्राम का ढिंढोरा पीटना है, क्योंकि आज जो ये विषय लेकर हम लोग आपके बीच में आए, ये विषय अति महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इस कोविड काल में, वैक्सीनेशन के समय में और बढ़ गया है। कल मैं जाने माने बांग्लादेशी लेखिका जो आजकल भारत में रहती हैं, उनका एक ट्विटर पढ़ रहा था, हमारे विशेषज्ञों ने भी पढ़ा होगा। उन्होंने उसमें लिखा था कि फाइजर वैक्सीन से नॉर्वे में 33 लोगों की मौत हो चुकी है फाइजर वैक्सीन के बाद, इसलिए मैं ये नहीं लूंगी, मैं कोई और वैक्सीन लूंगी। अब आप सोच सकते हैं कि तस्लीमा जी को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके का एक बयान देकर कितने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। नॉर्वे की सरकार ने वक्तव्य जारी किया है कि ये ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे और इस समय एवरेज में 45 के करीब लोगों की मृत्यु वहां रोज होती है। उसका फाइजर के वैक्सीनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। यही बात अभी यहाँ जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए, उसके बाद भी 2 मौतें हुई है हमारे देश में। लेकिन कुछ मीडिया घरानों द्वारा जो प्रस्तुति खबर को इस तरीके से की गई है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद वैक्सीन के वजह से उनकी मौत हुई है। ये चिंता का विषय है। भाषा शायद वो कहना नहीं चाह रहे, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन कुछ मीडिया घरानों ने जो प्रकाशित किया है उससे ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन उसके लिए जिम्मेदार है। लगभग जैसे ट्रायल के समय एक मौत यहाँ भी हुई थी, भोपाल में भी, उसको भी इसी तरीके से सनसनी बनाने का एक प्रयास किया गया। ये इससे इसका नतीजा ये आ रहा है कि कल के जो रिपोर्ट्स आए उसके हिसाब से 64% वैक्सीनेशन टारगेट पूरा हुआ, यानी कि थोड़ा रेजिस्टेंस डर के वजह से हेल्थ वर्कर्स के अंदर कि भाई चलो देखते हैं, एक प्रिकॉशन लेने की एक बात आ गई कि भाई देख लेते हैं इसका क्या असर होता है। वैक्सीनेशन के साथ साथ कुछ और सूचनाएं भी दी है सरकार ने, कुछ दिशा निर्देश दिए। अब उसको सही तरीके से संचालित करने का दायित्व मीडिया का है।
मसलन कोवैक्सीन के संदर्भ में भारत बायोटेक का गाइडलाइन आया है कि गर्भवती महिलाएं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने वाले, ब्लड थिनर्स लेने वाले, इनको ये वैक्सीन नहीं लेना। अब ये अगर व्यापक तरीके से अगर हम इसको नहीं सर्कुलेट करेंगे और लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, जो गर्भवती हैं, जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, तो हो सकता है कोई प्रतिक्रिया हो। जब सरकार के निर्देश बहुत बिल्कुल स्पष्ट है, क्या होता है कि हम कम्युनिकेट ढंग से नहीं करते। मुझे एक घटना याद आती है, जब पहला लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उस वक्त रात को 12 बजे से उन्होंने कहा कि सब चीजें बंद हो जाएंगी। इतनी भीड़, सभी दुकानों को लोगों ने खाली कर दिया कि भाई अब तो सब बंद हो जाएगा। जबकि उस रात 9 बजे गृह मंत्रालय का बिल्कुल विस्तृत जानकारी आ गई थी कि ऐसा नहीं है, एसेंशियल सर्विस खुले रहेंगे, दुकानें खुली रहेंगी एसेंशियल सर्विस के, बिल्कुल स्पष्ट आ गया था। लेकिन उसको सिर्फ पूरा फोकस ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ये था कि 12 बजे सब बंद हो जाएगा। उसका नतीजा था कि मैंने अपने आंखों से देखा दिल्ली में उस दिन सभी मॉल्स पैक्ड थे, सभी दुकानें पैक्ड थे, सब खाली कर दिया। रात को 12 बजे तक दुकानें खुली रही। ये पैनिक, इसी को रोकने की आवश्यकता है। हमने बाद में देखा लॉकडाउन के दौरान भी ट्रेनों के सिलसिले में जो खबरें आ रही थी, बसों के सिलसिले में आ रही थी, तो उसका क्या अर्थ है? पत्रकारिता का जो मूल धर्म है, मूल सिद्धांत है, उसका हम अनुपालन कर रहे हैं या नहीं? यानी कि साक्ष्य आधारित पत्रकारिता, एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग। तो एविडेंस के बेस न बनाकर हम कोई राजनीतिक खबर की तरह, हम एक सनसनी में या कोई आपराधिक खबर की तरह हम इसको जब बनाते हैं, तो इसका दूरगामी परिणाम, इसलिए जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और आगे चल के प्रेरित करना कि ये वैक्सीन बहुत आवश्यक है। हमने पल्स पोलियो के संदर्भ में देखा कि किस तरह की गलतफहमियां फैलाई गई थी, जिसके चलते कुछ समाज में उसके प्रति एक नकारात्मक रुख था, जिसके चलते कई बच्चे जो है पोलियो के शिकार हुए। आगे चल के बहुत मेहनत के बाद WHO, यूनिसेफ, रोटरी, ऐसे संस्थाओं ने मिलकर प्रयास किया। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनके बीच में गए, उनसे बातचीत की। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जाके उसकी स्वीकार्यता बढ़ी। तो उस दिन का क्यों इंतजार करना है? क्या पल्स पोलियो के अनुभव के आधार पर हम अब से ही नहीं कर सकते हैं क्या कि इस तरह की गलतफहमियां ना फैले, सही जो सूचना है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, गलत सूचनाएं जो अनावश्यक सूचनाएं हैं उसकी आवश्यकता नहीं है बताने की। नॉर्वे में जो हो रहा है उस पर बहुत विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर जांचे परखे, बगैर वहां के जो सरकारी तंत्र है, आपको यहाँ के सरकारी तंत्र में विश्वास नहीं है, ठीक है, वहां के सरकारी तंत्र में, नॉर्वे, वहां विश्वास है नहीं है, वहां की सरकार क्या कह रही है उसको भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं से खबर आ गई, उसको आपने तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिस पर पूरे देश में चर्चा है। देश की एक जाने माने पत्रकार ने ये दावा किया है कि वो खुद फिशिंग की शिकार हुई। अगर ये एक
जाने माने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकार के साथ ये हो सकता है, तो जनसाधारण का क्या होगा? इसलिए क्या उनको आगाह करना, जागरूक करना ये हमें जरूरी नहीं है क्या? किस किस तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है, किस किस तरह के अटकलें फैलाई जा रही है। तो स्वास्थ्य पत्रकारिता का महत्व दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लोगों को विश्वसनीय समाचारों की बहुत आवश्यकता है और इसलिए युवा पीढ़ी की रुझान स्वास्थ्य पत्रकारिता की तरफ होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन के रूप में भी आने वाले दिनों में उभरने वाला है। आज तक कुछ बड़े स्थापित अखबारों में ही हेल्थ ऐसे बीट, हिंदी हो अंग्रेजी हो, कुछ पत्रिकाओं में ही स्वास्थ्य एक बीट के रूप में डेवलप हुआ है और उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं। कल तक आप अपराध का बीट कवर कर रहे थे, म्युनिसिपैलिटी कर रहे थे, कल से लेकर आप जो है हेल्थ कवर कीजिए। लेकिन आज संजय अभिज्ञान जी जैसे, प्रमोद जी जैसे, संजय देव जी जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने ये पहल लिया। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक था तब हमने अपने छात्रों के बीच में, संकाय सदस्यों के बीच में और पत्रकारिता संस्थाओं के बीच में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। भारत में पहली बार थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहभागिता से। इसके कारण एक बहुत बड़े तबका पत्रकारों का साक्ष्य आधारित पत्रकारिता में प्रशिक्षण पा चुके हैं। लेकिन उसको मैं कहूंगा टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत कम संख्या है। इसको जिला स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण है उसको छोटे मझले सब प्रकार के जो अखबार है उसमें आवश्यकता है। सभी संस्करण जितने बड़े अखबार है उनके स्वास्थ्य पत्रकारों के लिए आवश्यक है, जो स्ट्रिंगर्स हैं उनके लिए आवश्यक है। इसलिए अब 29 तारीख को माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में रीवा के, खंडवा के, नोएडा के, भोपाल के पत्रकारों का एक प्रशिक्षण वर्ग रखा हुआ है, पूरा दिन भर का। जैसे आपके लिए रखा है वैसे ही है। आप भविष्य के पत्रकार हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी कई चैनलों में काम करते हैं, कई अखबारों में काम करते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत विशेष दायित्व बनता है। और आगे आने वाले दिनों में आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत, आपने अगर ये पत्रकारिता का कोर्स किया है और आपका इसका अनुभव है तो ये जरूर लिखिएगा अपने सीवी में कि हमने भी ऐसा प्रशिक्षण पाया है और स्वास्थ्य के विषय को लेकर लिखना है। तब जाके आज आने वाले दिनों में जो पत्रकारिता में जो नए एवेन्यूज खुल रहे हैं उनमें से एक ये भी है। तो आपके सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से तो इसको समझना आवश्यक है, आपके अपने करियर के दृष्टिकोण से भी आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उभरता हुआ एरिया है जहां इंफोडेमिक के साथ, ये पैंडेमिक के साथ साथ इंफोडेमिक यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज, ये सभी माध्यमों में, विशेषकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत बड़े तादाद में वो फैल रहा है। इसलिए जब वो फैल रहा है इतने बड़े तादाद में, तो सही साक्ष्य आधारित सूचना के लिए लोगों की भूख बढ़ गई है। लोग चाहते हैं विश्वसनीय। कोई मुझसे चर्चा कर रहा था कि भाई प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या होगा। मैंने कह दिया कि प्रिंट मीडिया का भविष्य इसलिए सुनिश्चित है, इसलिए निश्चित है कि भविष्य जो है, क्योंकि आज भी बाकी मीडिया के बनिस्बत लोगों के जहन में यह है कि प्रिंट में जो छपता है वो सही है, क्योंकि बहुत जांच परख के बाद छपाई जाती है। ये नहीं कि तुरंत फ्लैश कर दिया, विड्रॉ कर लिया, वो नहीं होता। तो आज भी उसकी विश्वसनीयता बरकरार है। बाकी माध्यमों का सवाल नहीं उठा रहा। मैं खुद सभी माध्यमों में काम कर चुका हूँ। जितना प्रिंट में काम किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है। लेकिन प्रिंट में पूरा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, एडिटोरियल का प्रोसेस है, जिसमें काफी कुछ देखा जाता है, तभी जाके ही वो जाके आगे गेट कीपर का जो एक मैकेनिज्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गेट कीपिंग, तो वो भूमिका। तो इसलिए आप लोगों को, छात्रों को ये प्रशिक्षण वर्ग पूरे दिन ये विशेषज्ञों ने अपना, संजय अभिज्ञान जी मसलन सभी व्यस्त हैं। अब संजय अभिज्ञान तो फुल टाइम
आप पूरे ग्रुप के समूह के संपादक, आपने भी समय निकाला। संजय देव जी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, प्रमोद जी का देश भर में डिमांड है, सबने समय निकाला, आपके लिए निकाला, उनकी प्रतिबद्धता इस विषय के लिए। नहीं तो महीने में लगभग 6 दिन इस विषय के लिए देना, पूरी तरह समर्पित होकर उसको तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमारे अनुरोध पर वो लोग तैयार हुए, आपके बीच में आए, इसलिए ध्यान से सुनिए, नोट्स लीजिए, आपको कई मटेरियल भी हम आगे देंगे। मणिकंदन नायक जी भी उसमें जुटे हुए हैं, अंकित पांडे युवक हैं, वो भी इसी काम में जो है लगे हुए हैं, सोशल मीडिया टीम लगी हुई है, हमारी जो पूरा टेक्निकल टीम लगी हुई है। हम चाहते हैं कि इसमें मेरे ख्याल से हम लोग सभी एसोसिएटेड स्टडी सेंटर 1600 के करीब देश भर में हमारे जो एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स हैं, जिसके माध्यम से हम 80,000 छात्रों तक भी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसका व्यापक इस पर चर्चा हो, इस विषय पर इस पर मंथन हो। तो मुझे विश्वास है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं भी यहाँ मात्र कुलपति के नाते नहीं, रिसोर्स पर्सन के नाते भी आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कई कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के नाते मैं जा चुका हूँ, लेकिन आज क्योंकि हमारे, मुझे तो आप अगले 4 साल तक सुनते रहेंगे लेकिन हमारे विशेषज्ञों को रोज रोज सुनने का आपको अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि आप भी, आप सब सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, आप सब अपने अपने स्तर में इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका एक पीयर ग्रुप है, आपके साथ भी 4-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप में से कई यूट्यूबर्स, आप लोग भी इस विषय को आप आगे बढ़ाएं अपने सोशल मीडिया में भी। इस कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम से जो आपने सीखा है इस कार्यक्रम को भी बढ़ाइए, अच्छी बात, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो फेक कंटेंट है, इस तरह की जो गलत फहमी पैदा करने वाली सूचनाएं हैं, इसको आप बेनकाब करें, जनता के सामने लाएं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जो खबरें चलती है, ज्ञान जो वहां से दिया जा रहा है, गलत फहमियों का, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का, उसको जो है आप काउंटर करें। आप सही जानकारी आजकल कई विश्वसनीय माध्यमों में छप रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उन जैसे मैंने नॉर्वे का कहा, नॉर्वे सरकार ने क्या कही है इसको देख सकते हैं, यहाँ सरकार ने इस विषय में क्या कहा है, जो 2 मौत हुई है, इन विषयों को लेकर भी आगे बढ़े, क्योंकि गलत चीजों का ज्यादा रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि उसमें सनसनी है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया तो उसमें सनसनी नहीं है, तो इसलिए कुछ कुछ मामलों में सरकारी वर्जन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वो अधिकृत वर्जन है, वहां डॉक्टर बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन विषयों पर हमको उस विषय को भी हमको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं कहूंगा, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं अपने विशेषज्ञों को, लेकिन इस बात को मैंने दोबारा जैसे कहा कि आप सब एनसीओ हेल्थ टैग हैशटैग से इस विषय को प्रसारित करिए, ध्यान से आप सुनिए। बहुत एक्टिव इंटरैक्टिव बनाया है हमारे विशेषज्ञों ने, क्विज के माध्यम से, सवालों के माध्यम से, पूरे अटेंशन के साथ आप इसको सुने। आपके लिए हमने हल्के नाश्ते का, चाय का व्यवस्था हमने किया है, तो उसकी आप चिंता ना करें, आप इसको पूरा अटेंड करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसका सफलता शाम तक बैठने में नहीं है, यहाँ जो आप सीख रहे हैं उसको समाज के बीच में ले जाने में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुनः सभी विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद।